हेलो फ्रेंड्स। आज हमारा भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का ये दूसरा लेक्चर है जिसमें हम यांत्रिकी के बारे में जानेंगे, जिसे हम इंग्लिश में मैकेनिज्म कहते हैं। क्योंकि हम यह महेश वाल सर की एनसीईआरटी पुस्तक से कवर कर रहे हैं और वह प्रश्नों के माध्यम से कवर किया गया है। प्रश्नों को देखेंगे, जहाँ आवश्यक होगा कॉन्सेप्ट को भी देखते हुए चलेंगे। इससे हमारे प्रश्न भी तैयार होंगे और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। तो चलिए हम प्रश्नों को देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, प्रक्षेप गति को दीर्घतम प्रास प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने कोण की आवश्यकता होती है। किसकी बात हो रही है कि अगर किसी प्रक्षेप को, जैसे किसी वस्तु को फेंका जाए तो उसका जो प्रक्षेप है उसकी गति को दीर्घतम सबसे दूरी पर भेजने के लिए, दीर्घतम परास प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने कोण की आवश्यकता होती है। अधिकतम 45 डिग्री कोण की आवश्यकता होती है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई वस्तु हम यहाँ से फेंक रहे हैं तो हम सीधे फेंकेंगे तो कितनी दूरी पे जाएगा, यहीं का आके आसपास ही कहीं गिरेगा। और अगर हम 90 डिग्री, मान लीजिए कि 90 डिग्री ये है, किसी ऐसे भेजेंगे तो जाके कहीं ऐसे गिर जाएगा। लेकिन अगर हम 45 डिग्री का कोण बनाते हैं, जैसे हम कोई वस्तु यहीं पर खड़े हैं, यहाँ से कोई वस्तु फेंके, अगर यहाँ से और तल का कोण 45 डिग्री है तो फिर हम ऐसे भेजेंगे तो वो वस्तु सबसे अधिकतम दूरी को प्राप्त करेगा और यही इसकी हाइट मानी जाती है। जहाँ से वो फिर मुड़ता है वही उसकी धरातल से ऊंचाई होती है। इसे हम पलायन वेग भी कहते हैं। ये प्रक्षेप जो गति है इसे पलायन वेग भी कहते हैं। यहाँ पे एक नोट है कि मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है तब नाव पीछे की ओर क्रिया प्रतिक्रिया के कारण हटती है। इसका अर्थ है, क्रिया प्रतिक्रिया का अर्थ हुआ जैसे हम कोई नाव है उसमें से हम कूदे तो हम आगे बल लगाए ना जाने के लिए, तो हम जितना आगे बल लगाते हैं उतना पीछे भी लगता है, इसीलिए नाव पीछे हट जाती है। तो जैसे हम देखिए कहीं बालू में दौड़ रहे होंगे तो वहां से दौड़ते हैं अगर, तो अगर कहीं से जंप करते हैं तो जितना हम आगे बल लगाते हैं पीछे बालू उतना छूट जाता है। तो यही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। आगे है, संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है। संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर होता है। आगे है, न्यूटन का प्रथम नियम किसे परिभाषित करता है। न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व को परिभाषित करता है। इनर्शिया अर्थात न्यूटन का प्रथम नियम कहता है कि अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर बनी रहना चाहती है, अगर कोई वस्तु गति अवस्था में है तो गति करना चाहती है, अर्थात वो अपने स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। अगर वो रुकी हुई अवस्था में है तो रुकी हुई रहना चाहती है, अगर वह गति है तो गति ही करना चाहती है। वो अपने स्थिति में परिवर्तन का अर्थ हुआ कि जो गति है वो रुकना नहीं चाहती है, जो रुकी है वो गति करना नहीं चाहती है। इसे ही हम जड़त्व का नियम कहते हैं, जो कि न्यूटन का प्रथम नियम है। लॉ ऑफ इनर्शिया भी इसे कहा जाता है। आगे है, प्रक्षालन मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है। जो वॉशिंग मशीन जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, देखिए हम लोग कितने वर्ड इंग्लिश का यूज करते हैं जो कि हमें पता भी नहीं होता। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसे हिंदी वर्ड भी जान लीजिए कि प्रक्षालन मशीन जिसे कहते हैं। वॉशिंग मशीन अब केंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर कार्य करता है, अर्थात उसमें जो मशीन लगी होती है वो वहां की दीवारों पर फेंकता है कपड़े को। वहां पे जो मशीन लगी होती है उसमें दीवारों पर फेंकता है, अब केंद्र से बाहर की ओर फेंकता रहता है, इससे कपड़े साफ होते हैं। इसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। आगे है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्यों। हम सड़क पर चलते हैं तो हमें आसानी है, लेकिन अगर हम बर्फ पर चलते हैं तो देखते हैं ना कांटेदार जूते का यूज करते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि बर्फ की सड़क पर की अपेक्षा घर्षण कम होता है। जैसे हम देखते हैं बालू पर चलना तो बहुत कठिन होता है, क्योंकि बालू जितना हम आगे जाते हैं वो बालू उतना धंसता है, तो कहीं ना कहीं हमारे बल को कम कर देता है। और चूंकि जो बर्फ है उसकी सरफेस काफी चिकनी होती है, जिसकी वजह से भी बल कम लगता है। और सड़क पर चलना आसान होता है क्योंकि वो हमारे चलने के पीछे हल्की खुरदुरी होती है, जिससे हम स्मूथली चल लेते हैं। तो सड़क की अपेक्षा बर्फ चलना इसलिए कठिन होता है क्योंकि बर्फ की सड़क अपेक्षाकृत घर्षण कम होता है, अर्थात में चिकनाहट अधिक होती है, घर्षण कम होता है।
आगे है किसी पिंड के संवेग और वेग के अनुपात से प्राप्त मान क्या कहलाता है? किसी पिंड का संवेग और वेग से प्राप्त मान द्रव्यमान कहलाता है। वेलोसिटी और संवेग के द्वारा अनुपात अगर प्राप्त होता है वो उसका द्रव्यमान होता है। आगे है त्वरण ज्ञात करने का प्रमुख सूत्र। एक फॉर्मूला है जो कि फिजिक्स में काफी यूज होता है। त्वरण, त्वरण किसे कहते हैं? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। उसका फॉर्मूला दिया गया है कि ए बराबर क्या होता है? ए को हम त्वरण को ए से डिनोट करते हैं, अर्थात ए से प्रदर्शित करते हैं। ए बराबर होता है v माइनस यू अपॉन टी, जहाँ ए बराबर त्वरण, बी बराबर अंतिम वेग, यू बराबर प्रारंभिक वेग और टी होता है समय अंतराल। अर्थात वेग परिवर्तन की दर, जो दर क्या है वही समय है। किसी चीज की वेग में, जैसे हम पहले दो दो की स्पीड से चल रहे थे, फिर 3 की स्पीड से चल रहे हैं, अब 4 की, तो ये जो परिवर्तित हो रहा है क्रम से दर, एक 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 करके एक की दर से परिवर्तित हो रहा है ना, 2 4 अब 6 8, कहीं दर इसकी कितनी है? 2। ये जो 2 है यही इसका त्वरण है। तो बताया गया है कि ये कैसे निकलेगा? अगर उसमें से हम v माइनस यू अपॉन टी कर दें तो हमें त्वरण ज्ञात हो जाता है। आगे है तेल से अंशतः भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ कैसा होगा? अर्थात इसमें एक ट्रिक दिया है कि कोई टैंक तेल से भरा है और वो समतल सड़क पर एक समान त्वरण से, समान त्वरण का मतलब उसकी गति समान है। अगर वेग परिवर्तन दर अर्थात शून्य है, अगर शून्य का नहीं है, जैसे एक अगर उसका परिवर्तित हो रहा है तो एक ही हमेशा है, तो उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो क्या होगा? परवलयकार वक्राकार बन जाएगा। अर्थात जैसे इसमें टैंक है, इसमें तेल है, तो देखिए परवलयाकार बन गया, अर्थात उसी में जमा रहेगा एक निश्चित समतल पर चलने पर। आगे है एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण सदैव कैसा रहता है? एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण सदैव उपस्थित रहता है। ये देखिए जैसे कोई वृत्त है, अब जैसे हम हाथ में कोई चक्का लेते हैं, बार बार मान लीजिए यहाँ खड़े होकर घुमा रहे हैं, तो उसका त्वरण तो समान गति से चल रहा है ना, तो वहां पे अनुपस्थित रहता है। कि अर्थात उसका बदलता कहाँ है, वो उसी पाथ का अनुसरण कर रहा है, बार बार उसी पे गति कर रहा है। आगे है किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है? किसकी उपस्थिति के कारण? घर्षण के कारण। जैसे हम किसी पेपर पर लिखते हैं, अगर बहुत ज्यादा चिकना हो जाएगा तो उस पर लिख पाएंगे नहीं, लिखेंगे भी तो मिट जाएगा। और ब्लैक बोर्ड पे देखते हैं ना, वो भी खुरदुरा होता है, कहीं बहुत चिकनी अगर बोर्ड हो जाता है वहां पे हम देखते हैं ना चौक चलता नहीं था। बचपन में तो हम पढ़े होंगे ब्लैक बोर्ड पे बहुत, अगर अब तो व्हाइट बोर्ड आ गया है, लेकिन ब्लैक बोर्ड पे जब पढ़ाई होती थी तो उसमें ये होता था कि जहाँ ज्यादा चिकनाहट हो जाती तो वहाँ चौक चलता ही नहीं था, क्योंकि वहाँ घर्षण कम होता था, जहाँ खुरदुरा होता था वहाँ चलता था। उसी तरीके से कोई पेज हम देखते हैं जो खुरदुरा होता है उस पर अच्छी लिखावट होती है, जबकि जो बहुत ज्यादा चिकना हो जाता है उस पर लिखावट उतनी अच्छी नहीं होती है। तभी हम देखते हैं कहीं ना कहीं पेज हल्के खुरदुरे होते हैं, क्या उनसे बहुत चिकना नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसी वजह से नहीं करते क्योंकि उसमें लिखावट अच्छी नहीं होती है। आगे है यहाँ पे न्यूटन की गति के नियम दिए गए हैं। न्यूटन की गति के 3 नियम है, कौन कौन से? पहला गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहता है कि यदि कोई पिंड विरामावस्था में है तो वह उसी अवस्था में रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए, जिसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। उसमें उदाहरण दिया गया है कि चलती गाड़ी के रुकने पर उसमें बैठे यात्रियों का आगे झुकना, पेड़ से फल टूटकर नीचे गिरना, कपड़े को डंडे से पीटने पर धूल कणों का अलग होना। यह न्यूटन के प्रथम नियम के उदाहरण हैं। जैसे हमने इससे पहले भी देखा था ना कि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो उसे बनी रहनी चाहिए जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए।
उसी तरीके जो गति कर रहा है वो गति ही करता रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना हो। वहीं न्यूटन के गति का द्वितीय नियम हम देखते हैं। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम कहता है कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा बल के अनुदिश होती है। जैसे गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है। जैसे हम बचपन में बॉल खेले होंगे ना, तो हम बॉल खेलते हैं या फिर हम देखते भी हैं कि मैच में बॉल तो लोग लेते हैं बॉल, लेकिन अपने हाथ को कहीं ना कहीं पीछे खींच देते हैं, तो इसीलिए ताकि जो उसका वेग है वो कम हो जाए और चोट कम लगे। आगे है न्यूटन की गति का तृतीय नियम। न्यूटन की गति का तृतीय नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसलिए गति के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। अर्थात आप किसी को थप्पड़ मारेंगे तो उतनी चोट आपके हाथ में भी लगेगी, तो कहीं ना कहीं यह क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। जैसे बंदूक से गोली निकलते समय बंदूक पकड़ने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगता है, जितना वो बल आगे लगाता है वो कहीं ना कहीं पीछे भी बल छोड़ता है। और रॉकेट वायुयान की गति चंपू चलाने पर नाव का आगे बढ़ना, यह चप्पू चलाने पर नाव का आगे बढ़ना। जैसे नाव है तो हम पीछे की ओर पानी ढकेलते हैं ना, तो नाव आगे की ओर चलती रहती है। ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है कि हम पीछे धकेल रहे उतनी आगे भी लग रहा है उतना बल। आगे है ऊर्जा संरक्षण, एनर्जी कंजर्वेशन से क्या आशय है। ऊर्जा संरक्षण का अर्थ होता है कि ऊर्जा ना तो सृजित की जा सकती है और ना ही नष्ट किया जाता है। अर्थात ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जाती है और ना ही नष्ट की जा सकती, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे सूर्य से ऊर्जा पेड़ पौधों को प्राप्त होती है, उस ऊर्जा को शाकाहारी मानव खाता है, शाकाहारी को मांसाहारी खाता है, तो कहीं ना कहीं ऊर्जा का परिवर्तन, ऊर्जा कहीं समाप्त नहीं हो रही है, ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में केवल परिवर्तन हो रहा है। वो जो एनर्जी के रूप में अपने आप में उपभोग कर ले रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं ब्रह्मांड में अन्य रूपों में ऊर्जा के रूप में ही विद्यमान है, लेकिन ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती। आगे है अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है। जब हम देखते हैं ना टूटता हुआ तारा, हम देखते हैं क्या वो तारे होते हैं, नहीं, वायुमंडल के घर्षण के कारण वायुमंडल में प्रवेश करते हुए जल उठते हैं। जैसे हम देखते हैं ना हमारे ब्रह्मांड में छोटे छोटे बहुत सारे पिंड हैं, छोटे छोटे पिंड तैरते रहते हैं जिन्हें उल्का पिंड कहते हैं। तो कभी अगर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं तो यहाँ के वायुमंडल में जो गैसें पाई जाती हैं, धूलकण पाए जाते हैं, उनसे टकराने के कारण उनमें घिसाव उत्पन्न होता है और वो चमक उठती हैं, जो कि अंतरिक्ष से होता है। इसे हम वायु के घर्षण के द्वारा ऐसा होता है। हम देखते हैं ना टूटता हुआ तारा चमकता है, तो तारे नहीं होते हैं, यही उल्का पिंड होते हैं। जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो उनमें घर्षण के कारण वो जल उठते हैं। आगे है ग्रहीय पिंडों की परिक्रमण गति, अर्थात ग्रहों द्वारा सूर्य का परिक्रमण में प्रभावी बल क्या है। ग्रहीय पिंडों की परिक्रमण गति में प्रभावी बल अभिकेंद्रीय बल है, अर्थात एक अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है जिससे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। आगे है दूध मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का क्या कारण है। अर्थात हम जब मथनी से दूध मथते हैं तो उससे मक्खन बाहर आ जाता है, तो उसके क्या कारण है। अपकेंद्रीय बल, जैसे हम मथनी से मथ रहे हैं तो कहीं कहीं हम बाहर छोड़ रहे हैं उस चीज को और वो दीवार से टकरा के पुनः बार बार आ रहा है, तो ये अपकेंद्रीय बल कार्य करता है। वो दूर फेंकने की क्रिया होती है जिससे ये टकराता है दीवार में और पुनः पुनः आते रहते हैं, इससे अपकेंद्रीय बल मतलब बाहर की ओर बल कार्य करता है जिससे दूध से मक्खन निकलता है। आगे है वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं। अगर वायु ऐसे चलती है तो इसे पवन कहते हैं, लेकिन अगर वायु ऐसे गति करे, ऊर्ध्वाधर गति करे, तो वायु को क्या कहते हैं। वायु प्रक्षोभ या विंड बर्स्ट आउट बर्स्ट कहते हैं।
वायु की ऊर्ध्वाधर गति को वायु प्रक्षोभ या आउटबर्स्ट कहते हैं। आगे है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अभी हमने देखा था कि किस तरीके से न्यूटन का जो द्वितीय लॉ है वो इसी को बताता है कि कार्य किस तरीके से रॉकेट करते हैं। आगे है, सरल आवर्त गति सिंपल हार्मोनिक मोशन के दोलन में किसकी आवश्यकता होती है? सरल आवर्त गति के दोलन में प्रत्यावस्था एवं जड़त्व दोनों की आवश्यकता होती है, अर्थात इलास्टिसिटी भी होनी चाहिए और जड़त्व सरल आवर्त गति में होना चाहिए। आगे है, सरल आवर्त गति जैसे देखिए हमें कोई ऐसे पेंडुलम है तो उसको गति क्या रहता है, तो एक सरल आवर्त गति में वो घूमता रहता है। आगे है, कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करती है? कमानी तुला हुक के सिद्धांत पर कार्य करती है, तो इसको याद रखिएगा। आगे है, जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल कितना लगाना होता है? जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए 4 गुना ब्रेक लगाना पड़ता है। आगे है, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जेट इंजन अभी हमने देखा रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे है, यहाँ पे प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक के बारे में कुछ चर्चा दी गई है। उत्तोलक होते हैं जैसे कैंची, हैंडपंप, साधारण तुला और प्लास, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक सरौता, नींबू निचोड़ने वाली मशीन। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक स्टेपलर, चिमटा, मनुष्य का हाथ, ये तृतीय श्रेणी के उत्तोलक हैं। आगे यहाँ पे एक नोट है कि पेंचकस, स्क्रू ड्राइवर जिसे कहते हैं, पेंचकस के द्वारा पेंच घुमाना एवं दरवाजे के हत्थे का कब्जे से दूर लगाना बल आघूर्ण का उदाहरण है। याद रखिएगा कि ये दरवाजे के हत्थे से कब्जे का दूर लगाना बल आघूर्ण का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स, हमारा ये यांत्रिकी किस तरीके से हम यंत्रों का प्रयोग करते हैं, न्यूटन के प्रथम द्वितीय नियम और तृतीय नियम बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको आप देख लीजिएगा। तो इस लेक्चर को हम यही समाप्त करते हैं, आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। चूंकि एनसीईआरटी के प्रश्न हैं तो अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं एनसीईआरटी के प्रश्न, तो आप इसको देख लीजिएगा, इससे संबंधित आपके प्रश्न फिर गलत नहीं होंगे। इस लेक्चर को हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।